नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम राजनीति विज्ञान विषय के पहली पुस्तक समकालीन विश्व में राजनीति का अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व पढ़ रहे हैं। इसका भाग नंबर 2 है। यहाँ पर पहले भाग में हमने कुछ उदाहरण देखे थे कि अमेरिका ने किस प्रकार संपूर्ण विश्व पर अपनी इच्छाएं थोपने का प्रयास किया। उसी में हम दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं कि अमेरिका ने किस प्रकार दूसरे विश्व पर या दूसरे देशों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य किया या अपनी इच्छाओं को उन पर थोपने का काम किया। इसमें उदाहरण है कि इराक पर आक्रमण। अमेरिका ने, जैसा आपने पहले वीडियो में देखा है, कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो पूरे विश्व को नागवार गुजरी, लेकिन अमेरिका ने उनको अपनी इच्छा के अनुसार किया। तो इसी प्रकार का उदाहरण है कि अमेरिका ने सन 2003 में इराक पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण का कारण कोई ठोस नहीं था, बल्कि और एकमात्र कारण था कि अमेरिका को ये संदेह था कि इराक सामूहिक नरसंहार या ऐसे हथियार बना रहे हैं जिससे हजारों लोगों को मौत के घाट एक साथ उतारा जा सकता है। तो अमेरिका ने क्या किया कि अपने 40 सहयोगियों के साथ, जिसे वो कहते हैं, जो 40 सहयोगियों का समूह था, उसे कहा जाता है कोलिशन ऑफ विलिंग्स, आकांक्षियों का महाजोट। तो इन 40 देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हमला कर दिया और जो हमला किया है उसको बोलते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। हालांकि बाद में ये पता चला कि इराक के पास इस प्रकार के कोई हथियार नहीं मिले हैं और ये तथ्य सामने आया है, यूएनओ की एक संस्था है, उनने जांच की है कि वास्तव में ही इराक के पास ये हथियार है या नहीं। तो इस प्रकार के कोई हथियार नहीं मिले हैं, पर फिर भी अमेरिका ने इराक पर हमला किया। बाद में जब लोगों ने छानबीन की तो उन्हें पता चला कि अमेरिका का जो उद्देश्य था वो ये था कि इराक पर उनके जो तेल भंडार है उन पर नियंत्रण करना, और अमेरिका चाहता है कि इराक में अमेरिका की मनपसंद की सरकार बने। इस वजह से उन्होंने आक्रमण किया और इन दोनों उद्देश्यों में कुछ हद तक अमेरिका सफल भी रहा। अब हम देखते हैं कि वास्तव में ही वर्चस्व का मतलब होता क्या है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि मानवीय स्वभाव होता है कि जिस प्रकार मानव चाहता है कि मेरे पास अधिक से अधिक शक्तियों का संग्रह हो और मैं अपनी इच्छा अनुसार अपने समाज या परिवार या बाकी के क्षेत्रों में अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकूं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रत्येक राष्ट्र ये चाहता है कि उसका दबदबा या उसका बोलबाला इतना होना चाहिए कि बाकी के दूसरे देश उसकी बात को आसानी से मानने के लिए तैयार हो। लेकिन इनमें 2-3 शब्द हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे वर्चस्व का मतलब क्या होता है। तो पहला शब्द होता है शक्ति। जैसा आपने साइंस में पढ़ा होगा कि शक्ति का मतलब क्या होता है। शक्ति का मतलब होता है कि कार्य करवाने की क्षमता को हम शक्ति कहते हैं। दूसरा शब्द होता है प्रभाव, जिसे इफेक्ट बोलते हैं। तो प्रभाव का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है या शारीरिक बल का प्रयोग नहीं कर रहा है, तब भी वो अपने कार्य करवा लेता है। एक तीसरा शब्द होता है जो आपने पॉलिटिकल में ही पढ़ा होगा, ऑथोरिटी या प्राधिकार। ऑथोरिटी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाने की जब वैधानिक शक्ति उसके पास हो तो उसे हम बोलते हैं सत्ता या प्राधिकार, कि उसके पास लीगली रूप में या वैधानिक या कानूनी तरीके से हमसे कार्य करवाने की शक्ति है। अब है वर्चस्व। यदि इन तीनों चीज़ों को, शक्ति, प्रभाव और हो सकता है वैधानिकता हो या ना हो, लेकिन शक्ति और प्रभाव, या ऐसे कहें कि हम इन सब के मिश्रण से जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से या कोई बड़ा राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से अपने कार्य करवाने में सक्षम होता है, चाहे उसे किसी भी प्रकार के साधन का प्रयोग करना पड़े,
तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति या उस देश का वर्चस्व दूसरे पर है। या हम कहें कि जब शक्ति का केंद्र एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है या एक बिंदु में संग्रहित हो जाता है और बाकी के देश उसी देश की कहे अनुसार, उसी देश के दिशा निर्देशों के अनुसार या उसके इशारे पर पालन करें या उसके इशारे पर कार्य करें, तो उसे हम कहते हैं कि उस देश का वर्तमान में वर्चस्व कायम है या वर्चस्व स्थापित है। अब देखते हैं कि वर्चस्व के कितने रूप हो सकते हैं, उनमें से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसका क्या महत्व है। तो हम देखते हैं कि अमेरिका का जो वर्चस्व है वर्तमान में, उसका पहला रूप है सैन्य शक्ति के रूप में। यदि आप शब्द के रूप में देखें तो वर्चस्व को इंग्लिश में हेजेमनी कहते हैं और इसका जो प्रचलन हुआ है वो यूनान में हुआ है सबसे पहले। और इस जो शब्द का प्रयोग किया जाता था, यूनानी राज्यों के बीच जो सैन्य क्षमता थी उसकी बनावट और दो राज्यों के बीच किस प्रकार से हम तुलना करें कि कौन राज्य सैन्य शक्ति से ज़्यादा सक्षम है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, इस तुलना के लिए वो हेजेमनी का प्रयोग करते हैं। और यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। अर्थात सैन्य क्षमता की तुलना दूसरे देशों से हम करते हैं अमेरिका की, तब हमें पता चलता है कि अमेरिका का वर्चस्व सैन्य क्षमता में है। यदि उसको आप डिटेल में देखना चाहें तो हम देखते हैं कि अमेरिका की जो सैन्य क्षमता है, बाकी के यदि अमेरिका के अलावा विश्व के जो टॉप 12 देश है या जो शीर्ष 12 देश है, उन सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तब भी उनसे ज़्यादा अमेरिका के पास सैन्य संसाधन है या वो अपने सैन्य खर्चों पर ज़्यादा पैसे खर्च करता है टॉप 12 देशों के तुलना में। और यदि फिजिकल रूप में हम देखते हैं कि अमेरिका के पास कितनी सैन्य क्षमता है, तो हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व को उन्होंने 6 कमांड क्षेत्र में बांट रखा है और प्रत्येक कमांड क्षेत्र की जिम्मेदारी एक कमान की है। तो इस प्रकार अमेरिका ने अपनी सहूलियत के लिए पूरे विश्व को 6 कमांड क्षेत्रों में बांट रखा है। उसी प्रकार अपनी 6 कमान बना रखी है ताकि एक कमान को एक क्षेत्र की जिम्मेदारी है, उस क्षेत्र में यदि कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसका निपटारा वो स्वयं कमान करती है। इसके साथ ही अमेरिका न केवल अपनी सैन्य क्षमता को कायम रखता है बल्कि उसमें हमेशा सुधार के लिए कार्य करता है। उस पर वो अनुसंधान कार्य भी करवाता अपने लोगों के द्वारा ताकि उस सैन्य क्षमता को लगातार बढ़ाए जा सकता। हालांकि सैन्य क्षमता की कुछ कमजोरियां भी लोगों के सामने आई है कि जैसा इराक हो या अफगानिस्तान हो, इराक में वो अपनी तेल भंडारों के लिए या कह सकते हैं अपनी मनपसंद की सरकार के लिए उन्होंने आक्रमण किया। अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान से लड़ने के लिए उन्होंने आक्रमण किया। दोनों ही जगह पर उनके आक्रमण तो सफल रहे, लेकिन उसके बाद जो कानून व्यवस्था लागू करना था वो ज़्यादा सफल नहीं रही। तो अब हम देखते हैं कि अमेरिका का जो वर्चस्व ढांचागत क्षेत्र में क्या है। ढांचागत क्षेत्र का मतलब है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्चस्वशाली देश अपनी मनमर्जी चलाने में कहाँ तक सक्षम है। कोई देश आर्थिक रूप से इतना सक्षम हो कि आर्थिक क्षेत्र में उसके कायदे कानून संपूर्ण विश्व मानता हो, और यदि कोई देश नहीं मानता है तो शक्तिशाली देश में वो क्षमता भी होनी चाहिए कि वो अपने नियमों का पालन करवा सके। इससे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये व्यवस्था प्रत्येक देश अपने फायदे और लाभ के लिए करता है ताकि उसे आर्थिक क्षेत्र में भी ज़्यादा लाभ हो सके। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में अमेरिका का वर्चस्व या अमेरिका ही शक्तिशाली है। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है ढांचागत वर्चस्व में वो ये होती है कि शक्तिशाली या वर्चस्वशाली देश के पास वो क्षमता होनी चाहिए कि वो संपूर्ण विश्व को सार्वजनिक वस्तुओं का उपलब्धता मुहैया करा सके। यहाँ पर सार्वजनिक वस्तु का मतलब होता है कि ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति आसानी से कर सकता है, और साथ में जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तु का उपयोग करता है तो इसका मतलब होता है कि दूसरे व्यक्ति भी उसको आसानी से उपयोग कर सकें, और एक व्यक्ति के कारण जो उपयोग की जा रही है वस्तु दूसरे व्यक्ति को पास कोई कमी उसकी नहीं होनी चाहिए। अतः उदाहरण को देखते हैं जिनमें शक्तिशाली देशों के द्वारा
अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, या हम सीधे कहें तो अमेरिका के पास वो कौन कौन सी आर्थिक सिस्टम्स या आर्थिक प्रणाली है जिनकी वजह से वो पूरे विश्व में अभी भी वर्चस्व कायम किए हुए हैं। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व में ब्रिटेन वुड प्रणाली सामने आई। आपने कक्षा 10 के भूमंडलीकरण का दौर में ये ब्रिटेन वुड प्रणाली पढ़ी होगी। मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि 1944 में एक विश्व स्तर पर व्यापार को लेकर समझौता हुआ, जिसमें अधिकांश पश्चिमी विश्व के देश थे। उन्होंने अपनी व्यापार के कायदे नियम तय किए गए हैं कि कौन किस देश के साथ किस प्रकार से व्यापारिक व्यवहार करेगा। तो इसमें अमेरिका का नेतृत्व ज़्यादा था। ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत ही बाद में गेट्स जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ नियम आया। उसके बाद इसमें धीरे धीरे संशोधन होता रहा और वर्तमान में ये संस्था WTO के रूप में आपके सामने है। तो अब भी हम देख सकते हैं कि WTO पर ज़्यादातर दबाव कह सकते हो या वर्चस्व कह सकते हो अमेरिका का ही रहता है। जैसा वर्तमान में भी आपने सुन रहे होंगे कि ट्रंप महोदय ने WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की आर्थिक सहायता रोक दी। इसका मतलब है उन्हें पता है कि हमारा वर्चस्व है और हमने आर्थिक सहायता रोक दी तो ये संस्थाएं कमज़ोर जरूर हो जाएंगी। ये वर्चस्व का ही प्रतीक है। दूसरा जो उदाहरण देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध तक संपूर्ण विश्व में ब्रिटिश नौसेना का डंका बज रहा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनकी नौसेना कमज़ोर होने लगी और उसकी खानापूर्ति किसके द्वारा की जाने लगी? अमेरिकी की नौसेना के द्वारा। संपूर्ण विश्व में सुरक्षा और नियमों को जो तय करना है किसके संदर्भ में? समुद्री मार्गों के संदर्भ में, वो अधिकांशतः अमेरिका के द्वारा ही किया जाने लगा। तीसरा हम देखते हैं कि वर्तमान में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, विश्व में जितने भी व्यापार या लेन देन रुपये हैं, उसमें से GDP में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का योगदान 21% है। यदि व्यापार की बात हम करें तो अकेले अमेरिका का वैश्विक व्यापार में 15% हिस्सेदारी है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा हम देखते हैं सार्वजनिक वस्तुओं के मामले में कि सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण की हम बात करें तो इसका सबसे वर्तमान में बढ़िया उदाहरण है इंटरनेट, जिसके माध्यम से मैं अपनी बातें भी आप तक पहुंचा पा रहा हूं। वो इंटरनेट के माध्यम से ही संभव है, अन्यथा वो संभव नहीं थी। और ये इंटरनेट का जो इजाद है, शुरुआत की गई, वो अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपने सैनिक कार्य के लिए की गई थी, लेकिन बाद में जब विश्व को लगा और उन्हें भी लगा कि पूरे विश्व के लिए फ़ायदेमंद है, तब सभी के लिए उन्होंने इसको ओपन किया। और ये वर्तमान में जो इंटरनेट व्यवस्थाएं चल रही है वो उपग्रहों के माध्यम से चल रही है, और उन उपग्रहों पर ज़्यादातर किसके उपग्रह हैं? वो अमेरिका के हैं। तो हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक वितरण की वस्तुओं में भी अमेरिका का वर्चस्व है। और अब हम एक ऐसा तथ्य देखेंगे ढांचागत वर्चस्व का, जिसके बारे में आप में से भी कुछ छात्र सोच रहे होंगे कि मैं इस प्रकार की पढ़ाई करूं, तो वो है MBA का कोर्स, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MBA की जो कोर्स की शुरुआत है वो अमेरिका के द्वारा ही की गई। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, इसमें इसकी शुरुआत हुई। लेकिन इसका वर्चस्व आज आप देख सकते हो कि प्रत्येक देश में MBA को एक रेपुटेड कोर्स माना जाता है, अर्थात इसकी इज्जत है। और प्रत्येक देश में एक अच्छी संस्थाएं या प्रत्येक देश चाहता है कि हमारे यहाँ पर MBA की डिग्री करवाने वाली एक अच्छी संस्था हो। अब हम देखते हैं कि वर्चस्व का तीसरा पक्ष है सांस्कृतिक पक्ष। और ये सांस्कृतिक पक्ष अब तक जो हमने देखे हैं, सैन्य पक्ष और आर्थिक या ढांचागत पक्ष, ये दोनों ज़्यादा दिखते हैं। सांस्कृतिक पक्ष हमें दिखता कम है, लेकिन महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है। दोनों पक्षों को स्थायी रूप देने में सांस्कृतिक पक्ष ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो वर्चस्व का सैन्य एवं आर्थिक पक्ष के साथ साथ सांस्कृतिक पक्ष भी होता है। दोनों पक्षों के लिए ये ऊर्जा देने का काम करता है। वर्चस्व के सांस्कृतिक पक्ष का अर्थ है कि शक्तिशाली देशों के द्वारा कमजोर देशों पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कमजोर देशों की सहमति ले लेते हैं। यहाँ पर दादागिरी नहीं है, वो उनकी सहमति से अपनी संस्कृति को कमजोर देशों पर थोपने का प्रयास
करते हैं, या इस प्रकार का माहौल तैयार किया जाता है कि कमजोर देश ताकतवर देशों की संस्कृति को अपनाने के लिए सहज ही राजी हो जाते हैं। यदि हम सांस्कृतिक वर्चस्व का उदाहरण देखें तो वर्तमान में जो आप फास्ट फूड या जिसको आप जंक फूड कहते हो, या सॉफ्ट ड्रिंक जिसे हम आम बोलचाल भाषा में कोल्ड ड्रिंक भी कहते हैं, इन चीज़ों को संपूर्ण विश्व बड़े चाव से अपना रहा है, और ये इजाद कहीं न कहीं अमेरिका की है। मतलब कह सकते हैं कि अमेरिका की संस्कृति को हमने या सभी देशों ने एक आसानी से या सहमति से अपना लिया, जबकि आपको सबको पता होगा कि ये चीज़ें नुकसान करती है, लेकिन फिर भी बड़े इज्जत के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार का उदाहरण सोवियत संघ में देखा गया कि वहाँ पर पहले अमेरिका में नीली जींस को आज़ादी का प्रतीक माना जाता था, और वही नीली जींस जिसका उल्लेख आंद्रे ने किया है, जिसको वो कूल जींस भी बोलते हैं, और उसको क्या माना गया है, एक आज़ादी का प्रतीक माना गया है। तो इस प्रकार से सोवियत संघ की एक पीढ़ी ने नीली जींस को अपनी आज़ादी या उच्च जीवन गुणवत्ता का प्रतीक माना, और उसको अपनाने के लिए वो सहज ही राजी हो गए। तो ये प्रक्रिया अपनाई अमेरिका ने कि सैन्य और ढांचागत व्यवस्था के साथ यदि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी वर्चस्व स्थापित हो तो उनका वर्चस्व लंबे समय तक कायम रह सकता है। दूसरी बात यह थी कि अमेरिका ने सोचा है कि सोवियत संघ को सैन्य क्षमता या ढांचागत क्षमता के क्षेत्र में ही मात देना न केवल उपयुक्त होगा, बल्कि हमें जरूरी भी है कि सांस्कृतिक क्षेत्रों में उसे मात दी जाए, ताकि हमारा वर्चस्व लगातार कायम रह सके। और इस क्षेत्र में वास्तव में अमेरिका ने सोवियत संघ पर जीत दर्ज की। थैंक यू। बाकी का पार्ट भाग 3 में हम देखेंगे।